हेलो एवरीवन, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है सैलरी वाला। आपकी बुक में चैप्टर 4 है। हमने एग्रीकल्चर इनकम कर लिया हमने, फिर उसके बाद कौन सा किया, रेजिडेंस वाला। चैप्टर 2 चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 हमारा कौन सा है, एग्जम्पशन वाला। एग्जम्पशन वाला मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि एग्जम्पशन में क्या है, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में हमें वो सारी एग्जम्पशन दी हुई है, हर मतलब जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। वो सब आपको कब पता चलेगी, जब आप सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लोगे ना, तब आप खुद ही एग्जम्पशन वाले चैप्टर को बिना पढ़े बता सकते हो कि हमारे किन किन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसके लिए सबसे पहले हमें बाकी के चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तभी हम एग्जम्पशन कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको एग्जम्पशन कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। आज जो हमने चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 5 करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी हमें करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल 110% है, इसमें से आना ही आना है, थ्योरी नहीं आती। सिर्फ इसमें से क्या आता है, हमारा एक प्रैक्टिकल आपको 110% मिलेगा। तो इसको अच्छे से करना। कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि सैलरी वाला मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, उसमें जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है, उसी से बच्चों को लेंथी लगने लगता है, तो बच्चों को लगता है मुश्किल है, तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो सैलरी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है और पूरे मार्क्स दिला सकता है आपको। सैलरी कराने से पहले कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि रेजिडेंस में उनको एक इलस्ट्रेशन नंबर 25 समझ नहीं आया। सबसे पहले मैं वो कराती हूँ, फिर आपको सैलरी शुरू कराऊंगी। हम कर रहे हैं रेजिडेंस वाले का इलस्ट्रेशन नंबर 25। इसने क्या बोला है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि मिस्टर एक्स है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का रहने वाला है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिली फॉरेन कंट्री में, ठीक है। हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम टिल द डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। वो कह रहा है, वो इंडिया में रहने वाला है, उसको नौकरी मिल गई है फॉरेन में। इंडिया, अब इंडिया छोड़ के जाने से पहले उसने कितनी इनकम कमाई हुई है उस साल में, 6,30,000, ठीक है। और इंडिया छोड़ के जाने के बाद उसने फॉरेन में इनकम कमा ली है 6,50,000। आप एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जाता है तो जो हमारा गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो ये देखता है उस पर्सन की उस टिल डेट तक कितनी इनकम है। जितनी इनकम होती है उसके ऊपर वो टैक्स उससे ले लेते हैं। तो इसके 6,30,000 के ऊपर इस पर्सन को टैक्स निकाल के गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में दे के जाना पड़ेगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं। उसने बोला कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी इफ ही लीव्स इंडिया। 2 पार्ट्स में दिया है। फर्स्ट पार्ट दिया है कि अगर वो 1 जुलाई को छोड़ के चला जाता है इंडिया, और सेकंड है अगर वो 31 अक्टूबर को छोड़ के जाता है। अब हमें पता है 1 जुलाई को अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। वो चला गया 1 जुलाई को, तो वो इंडिया में कितने दिन रहा, सिर्फ 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून, जुलाई में तो चला ही गया। तो आप अगर 30 के हिसाब से भी लगाते हो तो ये अपनी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, ये 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, नॉन रेजिडेंट। हमें पता है नॉन रेजिडेंट के केस में जो इनकम फॉरेन में कमाई जाती है वही मिलती है, उसके ऊपर वो नॉन रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होती, वो सिर्फ OR के केस में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको टैक्स जो पे करना है इस 6,30,000 के ऊपर पे करना है। इसका टैक्स कैसे निकालेंगे, वही 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक, जो ये 2.5 लाख है बीच का, इसका 5% 12,500, फिर 5 लाख से 6,30,000, यानी 1,30,000 का 20% 26,000, ये आ गया 38,500 प्लस 4% सेस, ये आ रहा है 1540। तो टोटल 40040 वो इंडिया में गवर्नमेंट को पे करके जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, ये तो यहीं खत्म हो गया, इसमें इसका कोई रोल नहीं है।
क्योंकि वो एनआर है तो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, हमें सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब वो यहाँ जा रहा है 31 अक्टूबर को, यानी वो 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक रुका हुआ है, आधा साल रुका हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे डेज कैलकुलेट करके देखना, 182 डेज से ज्यादा बनेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा OR क्यों, बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है तो वो रेजिडेंट है, और पिछली एडिशनल 2 कंडीशन इसलिए पूरी हो जाएगी क्योंकि इससे पहले वो हमेशा इंडिया में ही रहा है, तो 10 साल में 2 साल, 7 साल में 730 साल, सारा पूरा हो जाएगा तो वो क्या बन गया OR। अब हमें पता है अगर कोई इंडिविजुअल OR है तो वो जब फॉरेन में इनकम कमा रहा है वहीं मिल रही है तब भी वो OR के केस में टैक्सेबल हो जाती है। अब उसकी टोटल इनकम कितनी बन गई, 6,30,000 प्लस 6,50,000, ये आ गई 12,80,000 टोटल इनकम। इसके ऊपर टैक्स निकालोगे अगर आप पूरा जैसे आपको सिखाया है मैंने, 12,80,000 पे टैक्स बनता है 1,96,400 प्लस 4% सेस 7,860 2,04,360 बन गया उसके ऊपर टोटल टैक्स। बट जो उसकी इनकम 6,30,000 थी जो इंडिया छोड़ के जाने से पहले थी, इसके ऊपर तो वो टैक्स पहले पे करके गया होगा तभी गया होगा, उसको ऐसे गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब इस 6 लाख के ऊपर कितना टैक्स बना था उसका, 6,30,000 पे 40,040, तो इसके ऊपर वो टैक्स पे कर चुका है, इसके ऊपर अब इतना टैक्स वो नहीं दोबारा पे करेगा, मतलब ये टैक्स वो पहले पे करके जा चुका है। टोटल उसको पे करना था 2,04,360, जिसमें से 40,000 वो पहले पे करके जा चुका है जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा था, तो बाकी की जो टैक्स लायबिलिटी बची अब वो ये इतनी पे कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया। अगर नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, फिर मैं आपको फोन पे ही बता दूंगी, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया इसका मिल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे किया है। अब जो हमने करना है मेन, वो हमने करना है सैलरी वाला। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सैलरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों का, अच्छे से समझना। इसमें बहुत सारी थ्योरी दी गई है आपको, वो थ्योरी नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत सारी थ्योरी दी गई है। कहीं आप लोग मुझसे फिर मार्क कर करके पूछो कि मैम इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है। जितना समझा रही हूँ उतना करना, बहुत एक्स्ट्रा में घुसोगे चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, आपको बहुत एक्स्ट्रा में नहीं घुसना। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सैलरी और वेजेस दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। सैलरी, एक चीज याद रखना, अगर एमपी या एमएलए को मिल रही है तो अदर सोर्स में चली जाएगी, ये यहाँ पे नहीं आती। एमपी या एमएलए को कोई सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है, वो सैलरी वाले हेड में नहीं आती। अगर कोई पार्टनर है फर्म का, उसको कोई सैलरी मिलती है तो ये सैलरी जाएगी पीजीपीपी में। पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट बिजनेस एंड गेन, मतलब जो बिजनेस वाला चैप्टर करेंगे उसमें जाएगी, सैलरी वाले में नहीं आएगी, आपको याद रखना है। जो पेंशन मिलती है एम्प्लॉय को वो भी सैलरी हेड में आएगी, ठीक है। कोई भी पेंशन मिल रही है वो भी सैलरी हेड में आएगी क्योंकि वो उसकी नौकरी की वजह से मिल रही है। कोई फैमिली पेंशन है वो सैलरी में नहीं आएगी, अदर सोर्स में चली जाएगी। फैमिली पेंशन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी गाइस, मैंने क्या बताया आपको, सैलरी वाले में सैलरी और वेजेस दोनों का मतलब सेम है, चाहे वेजेस लिखा है चाहे सैलरी लिखा है। सैलरी अगर एमपी या एमएलए को मिल रही है तो वो अदर सोर्स में जाएगी। पार्टनर जो फर्म में है उनको सैलरी मिल रही है तो वो बिजनेस वाले में जाएगी। पेंशन किसी एम्प्लॉय को मिल रही है वो भी सैलरी हेड में आएगी, और कोई फैमिली पेंशन है तो वो अदर सोर्स में आएगी। बाकी के सारे पॉइंट्स आपको जब क्वेश्चन करते रहेंगे धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा, ठीक है। आपको बहुत थ्योरी में डीप में नहीं जाना, बहुत कुछ लिखा है बुक में। अब याद रखना, सैलरी में हमारे पास हमें क्या क्या मिलता है। हमें बेसिक सैलरी मिलती है, हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं,
परक्विसिट्स मिलते हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हमें सैलरी में क्या क्या मिलता है? बेसिक सैलरी, जो सैलरी है बेसिक सैलरी है, कुछ अलाउंसेस, वो आज सारे अलाउंसेस मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। अलाउंसेस क्या होते हैं वो पता चल जाएगा। कुछ परक्विसिट्स, परक्विसिट्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट सैलरी से, लाइक घर मिल गया, कार मिल गई, ये सब परक्विसिट्स होते हैं। और कुछ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हमें मिलता है, ये सब हमारे सैलरी का पार्ट होते हैं। इस सैलरी के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं। फिर जब हम इन्हें प्लस करते हैं सबको, तो हमारा क्या आ जाता है? ग्रोस सैलरी। ठीक है, फिर इसमें से हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 में हमें क्या डिडक्शन मिलती है? 3 डिडक्शन होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी? जो भी आपने जब रेजिडेंस वाला चैप्टर किया वहां क्वेश्चन में आया था ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जो सब एम्प्लॉइज को मिलती है। और क्या इसमें से डिडक्ट होता है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये भी इसमें से सैलरी में से हमारे डिडक्ट होता है। तीसरा इसमें हमारा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या क्या होता है ये आगे आपको पता चल जाएगा। हमारी सैलरी में बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विसिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे। इन सबको जब प्लस करते हैं तो हमारी आती है ग्रोस सैलरी। उसमें से हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 में। क्या क्या डिडक्शन है? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबके लिए सेम है 50,000 की। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो हमारा एम्प्लॉयर पे करता है गवर्नमेंट को, वो माइनस होता है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो भी अभी मैं आगे आपको करा दूंगी क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, आज जो मैंने आपको इस वीडियो में कराना है वो मैंने कराना है सारे अलाउंसेस, कितने तरीके के अलाउंस होते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैं आज आपको कवर करा दूंगी। अब करते हैं हम अलाउंसेस। हमारे पास 3 तरीके के अलाउंस आएंगे। फ्रीली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और फुली एग्जम्प्ट अलाउंस। अब कई बच्चों को मतलब नहीं समझ आएगा टैक्सेबल एग्जम्प्ट क्या। मैं एक एग्जांपल से पहले वो समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर इनके ऊपर जाते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ। एक पर्सन है जिसकी बेसिक सैलरी लेट्स से 2 लाख है पूरे साल की। ठीक है, उसको कुछ अलाउंस ऐसे मिलते हैं जो टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब जिस पर टैक्स मिलेगा वो है 1 लाख, तो वो क्या होगा इस सैलरी में ऐड हो जाएगा। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो वो यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा तो हम सैलरी में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो पार्टली टैक्सेबल है। पार्टली का मतलब क्या हुआ कि उसको मिल रहे हैं 2 लाख के अलाउंस, जिसमें से 50,000 एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगेगा, बच्चे 1.5 लाख टैक्सेबल। पार्टली कुछ टैक्सेबल है मतलब 2 लाख में से 1.5 लाख टैक्सेबल है। इन सबको हम प्लस करेंगे, ये बना 4.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब बेसिक सैलरी में सब कुछ अलाउंसेस की तरह प्लस होते हैं। मैंने आपको बता दिया जो टैक्सेबल है पूरे, उन पे पूरे पे टैक्स लग जाता है, जो एग्जम्प्ट है उन पे टैक्स नहीं लगता। पार्टली वाले पे जितना एग्जम्प्ट होता है माइनस करके बच्चे हुए पे टैक्स लग जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी टर्म्स। अब पढ़ते हैं सबसे पहले फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। हमें पता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो जो हमारा एम्प्लॉयर है हमारा डियरनेस अलाउंस भी बढ़ा देता है। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया
डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता इतना %, क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए ना, तो वो इस वजह से डियरनेस अलाउंस को बढ़ा देते हैं। जितनी महंगाई होगी उस हिसाब से हमारा डियरनेस अलाउंस इंक्रीज हो जाता है, और ये पूरा का पूरा क्या है? टैक्सेबल। और इसका एक और नाम है जो है डियरनेस पे। डियरनेस पे का मतलब क्या है? ये पार्ट ऑफ द सैलरी है। पार्ट ऑफ द सैलरी का मतलब ये मतलब है सेम ही। पार्ट ऑफ द सैलरी का मतलब है, आगे हम जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे हमें ऐसा डीए प्लस करना होता है जो पार्ट ऑफ द सैलरी हो। वो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगी, समझ आ जाएगा। मतलब डियरनेस पे का मतलब पे, पी से याद रखना, पार्ट ऑफ द सैलरी, पार्ट ऑफ द सैलरी है, ठीक है। सेकेंड अलाउंस हमारे पास होता है, ये मैं सारे करा रही हूँ, फिर ये टैक्सेबल। सेकेंड होता है हमारे पास सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मतलब क्या है कि एक पर्सन था, एक एम्प्लॉय था, नोएडा काम कर रहा था, उसको कंपनी भेज रही है बिहार, लेट्स से एक एग्जांपल है, ठीक है। उसको ऐसी जगह भेज रही है, मतलब जो सिटी अच्छी से थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऐसी सिटी में भेज रही है जिस वजह से उसको क्या दे रही है? सिटी कंपनसेट कर रही है कि ठीक है तू इस सिटी में काम कर रहा है या पहाड़ों में काम कर रहे हो, तुम इन एरियाज में ना करके पहाड़ों में काम कर रहे हो, इस वजह से उन्होंने क्या दिया? सिटी कंपनसेट कर रही है कि सिटी, थोड़ी सी सिटी उनको ऐसी सिटी में काम करवा रहे हैं जिस वजह से उन्हें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रही है। जितना भी मिलेगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मतलब मेडिकल, मतलब जो हमारी हेल्थ वगैरह के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बनता है वो फुली टैक्सेबल होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट होगा टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस मतलब खाने के लिए दिया है कि जैसे दिन में लंच नहीं कराया, लंच कंपनी की तरफ से नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया? पैसे दे दिए। लंच ना देके टिफिन अलाउंस दे दिया कि ठीक है तुम्हारे टिफिन का पैसे है ये, चाहे तुम खाओ चाहे कुछ मर्जी करो, ये भी क्या होगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट ना देके, मतलब किसी जैसे एम्प्लॉय है उसको सर्वेंट ना देके क्या दे रहे हैं? सर्वेंट अलाउंस, कि तुम सर्वेंट रख लो, उसके पैसे दे रहे हैं, जैसे 1000 रुपये महीना दे रहे हैं कि तुम सर्वेंट रख लो, और रखना नहीं रखना मर्जी है, बट ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है? जैसे हमारे डॉक्टर हैं, सीए हैं, ये लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपना क्लिनिक नहीं खोलना, जिसके लिए उन्हें क्या मिलता है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये भी क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है हिल अलाउंस। हिल अलाउंस मतलब जैसे पहाड़ों पे काम करने भेजा, बट ऐसे पहाड़ों पे जिसकी लेस देन 1000 मीटर हाइट है, सी लेवल से 1000 मीटर से कम पे ही है, ज्यादा नहीं, ज्यादा वाले आगे हमारे कवर होंगे। 1000 मीटर से जो कम की ऊंचाई पे पहाड़ हैं, अगर तुम ऐसे हिल में, ऐसे पहाड़ों वाले एरिया में काम कर रहे हो तो हिल अलाउंस अगर मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। जो 1000 मीटर से ऊपर वाले हैं वो हमारे पार्टली टैक्सेबल पे आएंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें मिलता है वार्डन अलाउंस। जैसे हॉस्टल्स में वार्डन रखते हैं, उसका अलाउंस हो गया, ये भी फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पररी बेसिस पे। डेप्यूटेशन का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पे। अगर हम टेम्पररी बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर रहे हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो उसको हम क्या देते हैं? डेप्यूटेशन अलाउंस, दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस दे रहे हैं, ओवर टाइम करने का अलाउंस, वो भी फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट बाकी बचे हुए अदर अलाउंसेस। अदर में हमारे कवर हो जाएंगे एजुकेशन अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया, हेल्थ अलाउंस हो गया, डिनर अलाउंस हो गया। ये सब क्या है? हमारे
फ्यूली टैक्सेबल, जिन पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जितना दिया गया है एज इट इज सैलरी में प्लस हो जाएगा। आई होप आपको फ्यूली टैक्सेबल अलाउंस समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं आगे पार्टली टैक्सेबल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जस्ट 2 मिनट। अब करते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली मतलब ऐसे अलाउंसेस जिसमें से कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा तो कुछ एग्जम्प्ट होगा। इसमें आज मैं आपको सिर्फ एक ही कराती हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो मैं बहुत जल्दी कराऊं और आप लोगों को फिर समझ ना आए। एक करा रही हूँ सिर्फ, HRA मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाउंस। ये हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब जब एक कंपनी जैसे कोई मतलब घर रहने के लिए देते हैं ना कि अलाउंसेस दे रहे हैं कि आप जैसे किराए पे रहते हो तो उस वजह से उनको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं कि वो किराया दे रहे हैं एक तरीके से, चाहे आप किराए पे रह रहे हो या अपने पे। एक चीज इसमें याद रखना, अगर इन जो पर्सन जिसको HRA मिल रहा है अगर वो ऐसे घर में रह रहा है जो उसका खुद का है या जिसका वो रेंट नहीं पे कर रहा, ऐसे घर में रह रहा है जो वो खुद का है या जिसका वो रेंट नहीं पे कर रहा, उस केस में ये फुल्ली टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इस वजह से मिल रहा है। रेंट अगर तुम पे कर रहे हो तो वो ठीक है एग्जाम्प्ट आगे कर देंगे, बट अगर तुम रेंट ही नहीं पे कर रहे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कितना एग्जाम्प्ट होगा हाउस रेंट अलाउंस हमारा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैं कुछ पॉइंट लिख रही हूँ, उसमें से जो सा कम वाला होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। क्या? फर्स्ट एक्चुअल HRA रिसीव, जितना आपको एक्चुअल HRA मिल रहा है वो। सेकेंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, जितना आप रेंट पे कर रहे हो माइनस सैलरी का 10%। थर्ड 40% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी। अब आप कहोगे 40 और 50 हमें कौन सा लेना है? अगर मेट्रो सिटीज है लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, तो इन केसेस में क्या करना है 50% और अदर सिटीज है तो 40%। इनमें से जोन सा कम होगा विच एवर इज लेस वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने पढ़ा जो HRA मिल रहा है वो है पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में, मतलब जिसमें से कुछ टैक्सेबल होगा तो कुछ एग्जम्प्ट। अब बात आती है कितना एग्जम्प्ट होगा, इन तीनों में से जोन सा कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल जितना HRA मिल रहा है आपको, रेंट पे कर रहे हो जितना उसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी एज द केस में भी जो भी आपका केस होगा। अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैलरी बेसिक सैलरी है या टोटल सैलरी है, कौन सी सैलरी का 10% करोगे या 40%। यहाँ पे हमारे पास सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी जो बेसिक है आपकी, प्लस DA या DNS पे, DNS अलाउंस जो सबसे पहले हमने पढ़ा था महंगाई भत्ता, वो भी कौन से वाला, पार्ट ऑफ द सैलरी। जो पार्ट ऑफ द सैलरी होगा, जो मैंने बताया था ना DNS पे लिखा होगा वो क्वेश्चन में, अगर DNS अलाउंस पार्ट ऑफ द सैलरी है वो मेंशन होगा कि ये पार्ट ऑफ द सैलरी है, या DNS पे है तो वो तो होता ही पार्ट ऑफ द सैलरी है, वो पूरा का पूरा लेना है। प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, जो सेल के ऊपर कुछ फिक्स परसेंटेज दी गई होगी वो, इन तीनों को प्लस करोगे तो हमारी आ जाएगी सैलरी, उसका 10% या 40% करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपने इसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, फर्स्ट छोड़ देना, 2 देखना। उसने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA में कितनी एग्जम्प्टेड अमाउंट है। मिस्टर राम हु रिजाइड एट कानपुर, जो कानपुर में रह रहा है,
कानपुर में रह रहा है मतलब 40% ऑफ द सैलरी होगा, मेट्रो सिटी नहीं है। 3 केस दिए हैं उसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम भी अपने पहले वही लिखते हैं, एक्चुअल उसे HRA कितना मिल रहा है तीनों केसेस में वो लिख लेते हैं। एक्चुअल HRA रिसीव, उसने सैलरी दे दी, HRA रिसीव दे दिया और रेंट पेड पर मंथ दे दिया। एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है 2100, 600 और 1050, ठीक है, पर मंथ है। आप इसको चाहे इंटू में 12 करके लिख लो या बाद में एक बार में इंटू में 12, या तो इंटू में 12 नहीं कर लो या बाद में जो अमाउंट आएगी उसको इंटू में 12 कर लेना, क्योंकि हर चीज पर मंथ में है। अगर ये होता ना कि सैलरी पूरी 12 मंथ्स की होती तो मेरे को यहाँ HRA भी 12 मंथ्स का लेना होता। हर चीज मंथ में है तो मैं एक मंथ के हिसाब से निकाल लूंगी, तो लास्ट में उसको इंटू में 12 कर दूंगी। एक्चुअल HRA रिसीव, सेकेंड क्या करते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इस क्वेश्चन में आपको सीधा सैलरी दी गई है, कोई बेसिक सैलरी या डियरनेस अलाउंस या फिक्स परसेंटेज नहीं दिया गया, तो यहाँ पे सीधा जो सैलरी है उसका ही 10% हो जाएगा। रेंट पेड 1500 है पहले केस में, 1500 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, मतलब 18,000 का 10% करते हो 1800, माइनस में आ रहा है तो हमें कुछ नहीं देना, नील हो जाएगा, कभी भी माइनस में नहीं लेते। नेक्स्ट में कितना रेंट पे कर रहे हो, 1920 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 12,000 का 10%, 1200, 720। थर्ड केस में रेंट कितना पे कर रहे हो, 750 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 6,000 का 10%, 600, 150 आ गया, ये हो गया इसका। थर्ड 40% ऑफ द सैलरी, क्योंकि कानपुर में है, 18,000 का 40%, ये आ जाएगा आपका 7,200, 12,000 का 40%, 4,800 एंड 6,000 का 40%, 2400। अब इनमें से विच एवर इज लेस नील, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, जितना उसको एक्चुअल HRA मिल रहा है फ्रीली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट में विच एवर इज लेस 600, तो 600 हमारा एग्जाम, उसको HRA भी 600 ही मिल रहा है, 600 का 600 एग्जाम, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसमें देखो 1050, 150 और 2400, विच एवर इज लेस 150, ये सारा हमारा निकल रहा है एग्जाम वाला, ये एग्जाम हो गया। विच एवर इज लेस, तो टैक्सेबल कितना होगा वो भी बता देती हूँ इस क्वेश्चन में। HRA मिल रहा है 2100, एग्जाम कितना है कुछ नहीं, तो 2100 का 2100 टैक्सेबल। HRA मिल रहा है 600, 600 का 600 एग्जाम, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। HRA मिल रहा है 1050, टैक्सेबल है, एग्जाम है 150, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा 900, याद है टैक्सेबल। अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे बस क्या है, सेम है, आपको सैलरी निकालनी है। सैलरी कैसे निकालोगे, जो बेसिक सैलरी होगी प्लस डियरनेस पे और प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है उन्हें कर देना, और हमेशा कोशिश करना, ये तो मैंने पर मंथ में ही करा दिया, उसको एनुअली निकाल लेना इंटू में 12 करके। एक और चीज, जितने महीने वो रहा है ना, मतलब जैसे वो किराए पे रहा है 10 महीने, तो आप सारी कैलकुलेशन 10 महीनों के हिसाब से करोगे, क्योंकि जो हम रेंट पेड कर रहे होंगे वो 10 महीनों के हिसाब से है, तो सब कुछ 10 महीनों के हिसाब से करेंगे। बाकी के जो 2 महीने का अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप इसका क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बताना, मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल में भी बता देती हूँ, आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है। इसके लिए आपको करना है प्रैक्टिकल नंबर 2 करना है, प्रैक्टिकल नंबर 3 और 4। आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है। अगर नहीं होता तो आप मुझसे प्रॉब्लम ले लेना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करा दूंगी। थैंक यू सो मच।